नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। हरिद्वार के सर्वानंद घाट के पास खोखा संचालक से मारपीट करने वाले 10 युवाओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 2 दिन पहले सर्वानंद घाट के पास बने एक खोखे में मांस पकाए जाने की सूचना पर स्थानीय युवाओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और खोखा संचालक की डंडों और लात घूंसों से पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस पकाने वाले आरोपी का पुलिस एक्ट में चालान किया था, जबकि उसकी शिकायत पर मारपीट करने वाले 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि कहीं भी गैर कानूनी गतिविधि मिलने पर पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ड्राई जोन है, यहाँ पे अगर मीट और मदिरा का कोई भी सेवन करता है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हमारे संज्ञान में आती हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसी तरह का एक संज्ञान में आया, उसमें पुलिस एक्ट में कार्रवाई भी की गई थी और जो लोग मारपीट कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लोग वहाँ पे मारपीट कर रहे थे उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाई कहाँ बनाए, तोड़ भाई इसको, तोड़ फटाफट। यही है, ले जा भाई, ले जा, तोड़ भैया तोड़ तोड़ भैया, नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया बहुत बड़ी बात है भैया बहुत बड़ी बात है भैया आप भैया भैया कर रहा भैया 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 बहुत बड़ी बात है वो ये चाहिए इसको ना ले अभी लग खाने के लिए भैया बहुत बड़ी बात है भैया बहुत तेरी बात नहीं बची है छोड़। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा में पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश में पराली जलाने वाले किसान अगले 2 सीजन तक अपनी फसल भी नहीं बेच पाएंगे। ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ रेड एंट्री दर्ज की जाएगी। इसके बाद VI खरीद पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पर आदेश 17 अक्टूबर को जारी हुआ है। सरकार की तरफ से दिल्ली के आबोहवा को ठीक रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पराली जलाने पर कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल कहते हैं, खेतर जिले की बात करें तो हमने इसके लिए टीम बनाई है। ब्लॉक स्तर की टीमें हैं और गांव स्तर की टीमें भी हैं, तो गांव-गांव जाकर किसानों की मदद करती है। इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन भी चल रही है जो जागरूकता अभियान चला रही है। देखिए, कैथल ज़िले की बात करें तो इसके लिए हमने पूरी टीमें गठित की हुई हैं। ब्लॉक लेवल की भी हैं और विलेज लेवल की टीमें हैं। वो गांव-गांव में जाकर किसानों को अवेयर भी कर रही है। इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन भी चल रही है जो जागरूकता अभियान चला रही है। और जहां तक मामले की बात है, अब तक 97 मामले कैथल ज़िले में आए हैं। उनमें हमने 59 पे फाइन कर दिया और 32 जो लोकेशन है वो नोट फाउंड है, उसकी रिपोर्ट भी हमने हेडक्वार्टर को भेज दी है। इसके अलावा 3-4 जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, उसका आज हम कार्रवाई करते हैं। देखिए, इसमें किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं किसान जला देते हैं और उन पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। पराली जलाने वाले हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा के किसान जागरूक हैं और उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी तारीफ की है। अगर कोई किसान पराली जलाता है तो हम उसे समझाएंगे। हम सब्सिडी पर यंत्र भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे किसान बहुत जागरूक हैं और वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। हमने कहा है हमारा हरियाणा का किसान बहुत ही प्रबुद्ध जन है और मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई भी देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किसानों की प्रशंसा की है और मैंने आज भी इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर कोई पराली जलाता है उसको समझाएं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, सब्सिडी के ऊपर हम उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और उसका रोजगार का साधन खड़ा हो रहा है। हमारा किसान बहुत ज्यादा प्रबुद्ध जन है और वो ऐसे नहीं। पराली जलाने पर पंजाब के CM भगवत मान ने कहा, पराली जलाने का मुद्दा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। अगर PM मोदी यूक्रेन युद्ध को रोक सकते हैं जैसे कि उन्होंने विज्ञापन में दिखाया है, तो क्या वह यहाँ धुआं नहीं रोक सकते? उन्होंने सभी राज्यों को साथ बिठाना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए। किसान पराली नहीं जलाना चाहिए, किसान धान की खेती भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैकल्पिक फसल पर MSP नहीं मिलती।
जब धान पैदा होती है तो किसानों की तारीफ होती है, लेकिन पराली का क्या? फिर वह जुर्माना लगाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंचता है या नहीं, लेकिन धुआं सबसे पहले किसान और उसके गांव को नुकसान पहुंचाता है। हम पराली जलाने में रोकने के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी एमएसपी नहीं मिलती। तो बड़े शानो शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहां तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो, उसको पकड़ो, उसको कंपनसेशन डैमेज, उसका जुर्माना करो। दिल्ली तो पता नहीं पंजाब का धुआं आता है, पता नहीं ना। वे तो एनजीटी के जो रिटायर जज थे उन्होंने बोल भी दिया था कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं। पहले तो जब हम आग हमारे यहाँ पराली को लगती है, उस किसान के खुद के और उस पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना, वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना। लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं। अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो, मैंने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी, उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो। प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफी और ही माफी। क्या अब जनसंख्या हो गई कम कंट्रोल में? क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने? प्रेरित करना क्या है यार, तो आप जो प्रैक्टिकल बात करो अगर करनी है तो। इसीलिए हम बहुत कुछ करें, हमने 1.25 लाख मशीनें दी हैं इस बार, और एनजीओ से बात करके, और कुछ किसान, हमारे सभी किसान नहीं चलाते, 75 लाख एकड़ हमारा, 75 लाख हेक्टेयर हमारा धान आता है, उसमें से लगभग 40 लाख नहीं जलाते। उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूसरों को भी करिए, हो जाएगा कम। और एफर्ट्स में हम कोई कमी नहीं करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो आते रहते हैं हमें गाइडलाइंस, हम फॉलो करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम तो चाहते हैं कि हमें तो गुरु नानक साहब ने सदियों पहले लिख दिया था वाणी में, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माँ का दर्जा, कि ये तीनों दर्जे कायम रखने। तो हम तो ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ, हम तो इसके मतलब विश्वास रखते हैं कि हम गुरुओं की वाणी को, उनके वचनों को। पराली जलाने का हरियाणा के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का कहना है, मैं प्रदेश के किसानों से कहता हूं कि सरकार ने पराली जलाने की व्यवस्था के लिए कई योजनाएं बनाई है। आप उन योजनाओं का लाभ उठाइए, किसान को उनसे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इसलिए पराली जलाने की बजाय उन योजनाओं का लाभ उठाइए। सरकार और किसानियों के बीच कोई टकराव नहीं है। सरकार किसानों का सम्मान करती है, उसने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। सुप्रीम कोर्ट सख्त है। मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों को कि सरकार की जो योजनाएं हैं, पराली के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई है। आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं, उससे किसान को फाइनेंशियल फायदा भी होगा। जलाने की बजाय उन योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार के साथ आपस में खिंचम-ताण में कोई वो नहीं। सरकार किसानों का मान सम्मान करती है, हमेशा करती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में आगे भी इसी तरह से मान सम्मान किसानों का रहेगा। तो मेरी यही प्रार्थना, मेरी इंडिविजुअल, मेरी अपने तौर पर मेरी प्रार्थना है कि बजाय उसको पराली को जलाने की बजाय जो सरकार की योजना है उनका लाभ उठा करके उस चीज को रोकें, तो सबके लिए हित में है, सबके हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली।
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मुख्य अतिथि के रूप में शोभाश्चर्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर राजस्थान के रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता की। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, यह बात अत्यंत सराहनीय है कि इस संस्था को इस स्थान पर बनाया गया है। अब समय आ गया है कि हम अपने टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे छात्रों को स्थानीय लाभ मिलेगा और समग्र विकास के लिए एक परिस्थितिकृत तंत्र बनेगा। चारों तरफ एक ही माहौल है। भारत संभावनाओं से भरा देश है और दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। हम यदि तकनीकी रूप से आगे नहीं रखेंगे तो हमारी आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। आर्थिक प्रगति का आधार है कि देश के अंदर रिसर्च का, इनोवेशंस का और शिक्षा का वातावरण कैसे है। एक बात बड़ी सराहनीय है, प्रशंसनीय है कि इस संस्था को इस स्थान पर किया गया है। टाइम हैज कम व्हेन वी मस्ट फोकस on our tier 2 and tier 3 cities. Locational advantage is there for students, for ecosystem and for holistic growth. I am sure others will follow this example. चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है। आज का परिदृश्य क्या है? Education was never a source of income. Education was a medium of sacrifice. Education was medium for charity. Education was to help the society. ये एक तरीका था कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का ऋण हम कैसे वापस करें। ये इसका बहुत अच्छा माध्यम था। अब क्या हो गया है? चिंता का विषय है। Education has been commodified. एजुकेशन एक कमोडिटी बन गया है जिसको बेचा जा रहा है फायदे के लिए। दिस commodification, my young friends, is adversely impacting quality of education. शैक्षणिक संस्थाओं को यदि अगर आप अर्थ लाभ के चश्मे से देखेंगे तो आपका उद्देश्य धूमिल हो जाएगा। हमें आवश्यकता है कि हम ऐसा न होने दें। इन सम केसेस इट इज टेकिंग द शेप ऑफ एक्सटोर्शन। मुझे अच्छी बात लगती है कि श्री PR अग्रवाल का मंतव्य हमारे सांस्कृतिक निचोड़ से पूरी तरह प्रभावित है। इनके लिए इट इज सर्विस टू सोसाइटी, गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। मेरा ये आग्रह रहेगा कि संस्था का पैसा संस्था में ही लगे, संस्था के विकास के लिए लगे, और जो कॉर्पोरेट हाउसेज संस्थाओं को नर्चर कर रहे हैं वो हर साल CSR फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर और नए कोर्सेज के लिए पैसा दे। ये समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने, हम विश्व की महान ज्ञान शक्ति बने। एक जमाना था जब हमारे भारत में तक्षशिला, नालंदा, मिथिला, वल्लभी, विक्रमशिला जैसी अनेक संस्थाएं भी थी जो पूरे भारत में छाई हुई थी। दलाई लामा जी ने कहा कि जो भी बुद्ध का ज्ञान है वह सब नालंदा से निकला, लेकिन बख्तियार खिलजी ने अपनी गहरी जड़ों वाली कुदरता से शिक्षा के उस महान केंद्र नालंदा को कष्ट कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय स्थानों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। अब समय आ गया है कि इस महान यज्ञ में भारत को शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाने में हर कोई आहुति दे। एक जमाना था, भारत का क्या नाम था। हमारे भारत में तक्षशिला, नालंदा, मिथिला, वल्लभी, विक्रमशिला ऐसी अनेक संस्थाएं थी जो पूरे भारत में छाई हुई थी। दलाई लामा जी ने कहा कि जो भी बुद्ध का ज्ञान है वो सब नालंदा से निकला है। पर क्या हुआ? बख्तियार खिलजी ने इन रेकलेस मैनर इनको बर्बाद कर दिया, नालंदा को खत्म कर दिया।
इट वॉज कॉज ऑफ इन्वेजन। हमारी संस्थाओं को नष्ट किया गया। अंग्रेज काल आया, हमारी संस्था की ताकत थी उसको सैप कर लिया गया। जो भारत दुनिया में ज्ञान का केंद्र था, पूरी दुनिया भारत की ओर देखती थी, उन संस्थाओं की जड़ें काट दी गई। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स एंड नेवर फॉरगेट इट, Bakhtiyar Khilji destroyed that great center of learning, Nalanda, out of his deep-rooted bigotry. And I am not saying so. This emanates from the secular history of India. I am not exaggerating a bit. Subsequently, as I indicated, Indian institutions were systematically dismantled under the British rule. अंग्रेजों के जमाने में उनको ध्वस्त किया गया। जिक्र किया गया स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी वो महापुरुष थे जिन्होंने, और अजमेर अपने यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, देवलोक पधारे वहां से वो 19th सेंचुरी में उन्होंने बड़ा प्रयास किया इसको वापस उजागर करने का। अब समय आ गया है कि इस महान यज्ञ में भारत को शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाने में हर कोई आहुति दे। आई अपील टू ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस, दे शुड लिबरली कंट्रीब्यूट फॉर इवोल्यूशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। शिक्षा में जो भी धन लगाया जाएगा, एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन आवर फ्यूचर, इज इन्वेस्टमेंट इन आवर इकोनॉमिक राइज, इज इन्वेस्टमेंट फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। हमारा संकल्प होना चाहिए कि जब भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने, वी शुड बी अ सुपर नॉलेज पावर ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि हम थे, सदियों तक थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि आज के दिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ गई है, हम इसका उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं में यह प्रतिभा है कि लेकिन भौतिक बाधाएं हैं, वह हर जगह या हर जगह नहीं हो सकती। ऐसी तकनीकी का उपयोग करना चाहिए जो हमारे क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक लाभ दे। संस्थानों को नवाचार और अनुसंधान के केंद्र के लिए रूप में उभरना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा, आज हमारा भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज के दिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ गई है, हम इसका उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं में प्रतिभा है, but there are physical constraints. They can't be everywhere or anywhere. We must use technology in the field of education that will give our students great leverage to get quality education. आज से पहले भारत की आवाज विश्व के पटल पर भी कभी इतनी बुलंद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति की निष्ठा यह होनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र पर विश्वास रखें, हर परिस्थितियों में राष्ट्र को प्राथमिकता देंगे और राजनीतिक, व्यक्तिगत या आर्थिक हितों को राष्ट्रीय हित का ऊपर नहीं रखेंगे। कुछ लोग इसका चुनौती दे रहे हैं। उस चुनौतियों को खत्म करना इन राष्ट्रीय विरोधी ताकतों से बेअसर करने वाले हमारे युवाओं का दायित्व। आज के दिन हमारा भारत दुनिया के अंदर बहुत महत्व रखता है। कभी भी आज से पहले भारत की आवाज इतनी ज्यादा नहीं सुनी गई। कभी भी भारत की आवाज विश्व पटल पर इससे ज्यादा बुलंद नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति की धारणा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए कि हम हमारे राष्ट्र में विश्वास रखेंगे। हर परिस्थिति में हम राष्ट्र को पहले रखेंगे। राजनीतिक, व्यक्तिगत या आर्थिक हित को राष्ट्र से ऊपर नहीं समझेंगे। कुछ लोग इसको चुनौती दे रहे हैं। उस चुनौती को खत्म करना, टू न्यूट्रलाइज दिस फोर्सेस, एंटी नेशनल फोर्सेस, दैट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ आवर यूथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।